नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर जो है एमसीक्यू सीरीज़ करवा रहे हैं और यह जो एमसीक्यू सीरीज़ है भाई योगेंद्र जीत किताब से है। ओके, भाई योगेंद्र जीत किताब से है और यह जो आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर जो है जल्द ही हम जो है टेस्ट सीरीज करवाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अभी समझोगे नहीं, जब यहाँ से जब प्रश्न उठ के वहाँ पे पूछा जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि अरे यह भी एक चैनल था, यहाँ पे जो है प्रश्न बनाए गए थे, उसी तरह के जो है प्रश्न वहाँ पे पूछे गए हैं। क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसके बाद जो है ऑल स्टेट से संबंधित जितनी भी भाषा शिक्षण संबंधी परीक्षाएं हुई है उसको भी यहाँ पे हम करवाएंगे। ऑल स्टेट, तेलंगाना, ओके, आंध्र प्रदेश, एपी, यूपी, ओके, राजस्थान हो या जो भी हो, क्योंकि भाषा शिक्षण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम उन चीज़ों को भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे। हमारा जो सिलेबस है, अगर वहाँ पे इस सिलेबस के अंतर्गत कोई प्रश्न पूछा गया है तो उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि वो भी आप वो प्रश्नों को आपको परिचित करवाना है, इसलिए हम उसे भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती है आपको देखने को, यानी जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर रोज़ जो यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है डेफिनेटली उसे वॉच कीजिएगा, देखिएगा, नहीं तो बाद में जो है हमें ही लगता है कि अरे यार थोड़ा बहुत मिस हो गया। ऐसा ये ऐसा नहीं है कि कहाँ से भी उठाया ऐसा दे रहे, नहीं भाई। हम यहाँ पे जो भी करवाया जा रहा है भाई योगेंद्र जीत की किताब से और अन्य किताबों के सोर्स लेके जो है यहाँ पे एमसीक्यूज करवाया जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, समझ में आया? तो चलिए हम आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसे हम देखते हैं। ओके, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए। पहला प्रश्न, किन कक्षाओं में बोलचाल की भाषा में किसी भी प्रकार का उच्चारण संबंधित दोष नहीं होता है? दोष नहीं होता है, शायद ये प्रश्न कल हो गया है। ओके, तो इसका सही उत्तर हमने कल बताया था, उच्च कक्षाओं में जो है दोष नहीं होता है। समझ में आया? आज का प्रश्न यह है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से साहित्य के उद्देश्य, अगर आप भाई योगेंद्र जीत की किताब पढ़े हो तभी इन प्रश्नों को आप जहाँ से हम बना रहे आप समझ पाओगे। अगर आपके पास किताब नहीं है, ओके, किताब अगर नहीं है भाई योगेंद्र जीत की, तो इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकते। जो हमने यहाँ पे हम जो बना रहे आप कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास भाई योगेंद्र जीत किताब होनी चाहिए। ओके, अगर यह किताब आपके पास है तो हम वहीं से बना रहे भाई, तो इसलिए उस किताब को दे पढ़िए, तब जाके इन चीज़ों को आप समझोगे। तो चलते, निम्नलिखित में से साहित्य के उद्देश्य है, ये ज्ञान प्राप्त करना, यस, भी समाज का विकास करना, ये भी है। ओके, साहित्य का उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से हम, समाज का विकास भी कर सकते हैं हम। सी, सौंदर्य अनुभूति, ये भी है। हमें जो है साहित्य हमें सौंदर्य की अनुभूति करवाता है। समझ में आए? ये सौंदर्य की जो अनुभूति हमें करवाता है, इससे संबंधित जो है एक पंक्ति है वहाँ पे, कहाँ पे? भाई योगेंद्र जीत की किताब पे, उसको हमें बता दीजिए, या आप खुद से जो है उसका उदाहरण हमें कमेंट बॉक्स में बताइए पंक्ति के माध्यम से। और डी, उदात्त भावनाओं का विकास करना। तो ये चारों भी ऑप्शन जो है सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए कहाँ पर है, डी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उल्टा दिया है। क्या किया है उन्होंने? उल्टा दिया है। फिर भी एक यहाँ है, दो है, तीन है, चार, कैसा भी ऑप्शन हमें मिले अगर हम समझ गए तो समझो हम कर देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर करना। प्रश्नोत्तर करना किस प्रकार की परीक्षा से संबंधित है? यानी एक पर्सन प्रश्न करेगा, दूसरा उत्तर देगा, उसे ही प्रश्नोत्तर कहते हैं। तो वह किस परीक्षा से संबंधित है? ये लिखित परीक्षा, बी श्रुतलेख, सी मौखिक परीक्षा, डी परियोजना कार्य। तो इसे तो हटा दो,
इन तीनों में से देखो, तो जब हम बात कर रहे हो, मैंने कल भी बताया था, जब आवाज़ आ रही है तो वो क्या हो गया, वो मौखिक परीक्षा होगी। तो इसका सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी चित्र का वर्णन करने के लिए कहना किस कौशल से संबंधित है। यहाँ पे कौशल पूछा गया है। ओके, तो कौन सा कौशल से संबंधित है, ये लेखन, बी पठन, सी श्रवण, डी वाचन। यहाँ पे प्रश्न क्या गया है, चित्र का वर्णन करना। वर्णन करना क्या है, बोलना है ना, तो वह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्रुतलेख क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा, यानी डिटेल में बता दीजिएगा। ओके, ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली को पकड़कर अगर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा भाषा विज्ञान। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए वाचन क्षमता बढ़ाता है, नहीं। ओके, बी लेखन विन्यास की अशुद्धियों का निवारण करना, सी पठन गति बढ़ाना, ये भी नहीं, डी शब्द भंडार बढ़ाना, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा बी, जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, श्रुतलेख में शिक्षक क्या करता है। श्रुतलेख में शिक्षक क्या करता है भाई, उसका क्या काम होता है शिक्षक का श्रुतलेख में। यह चित्र दिखाता है, बी प्रश्न पूछता है, सी अवतरण को 2-3 बार पढ़ाता है, डी कहानी सुनाता है। तो उसका क्या काम है भाई श्रुतलेख में, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, अवतरण को 2-3 बार पढ़ाता है। तो ये अवतरण जो है, ये शब्द का अर्थ हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित परीक्षा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित नहीं, यहाँ पे लिखित, सॉरी दोस्तों, लिखित परीक्षा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। लिखित परीक्षा क्या होती है और उससे संबंधित यहाँ पे जो है जानकारी है, उनमें से कौन सा वो नहीं है। एक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान की पूर्ति हम लिख कर ही करते हैं, ये भी सही है। बी प्रश्नों के उत्तर देना, सी मौखिक संवाद, ये भी सही है। डी व्याख्या करना, व्याख्या भी वही होती है। तो ये तीनों सही है। जो तीसरा जो है सी, जो है यह मौखिक संवाद जो वहाँ पे नहीं होता है। प्रश्नों के उत्तर जो है लिख कर दे सकते हैं, व्याख्या भी हम लिख कर कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा नहीं है, वो मौखिक संवाद जो है इसका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर अक्षरों में लिखने का अभ्यास किससे संबंधित है। सुंदर अक्षरों में हम लिख सकते हैं, वह किससे संबंधित है। ए मौखिक परीक्षा से संबंधित, नहीं बाबा। बी श्रुतलेख से संबंधित, नहीं। सी लिखित परीक्षा, हाँ। डी वाचन, तो नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी, जो होगा लिखित परीक्षा, यानी हम लिख कर जो है परीक्षा देते हैं सुंदर अक्षरों में। ओके, तो इसका सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी जाति या राष्ट्र की संचित ज्ञान राशि कहाँ सुरक्षित रहती है। यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, फिर भी इसे हमने क्या किया है, किताब में हमें अलग तरह से दिया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है हम प्रश्न बनाया है और उसके लिए हम विकल्प भी दिए हैं। मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूं, आपके पास भाई योगेंद्रजीत किताब है, तब जाके ही आप इसे समझ सकते हो। समझ में आया। तो किसी जाति या राष्ट्र की संचित ज्ञान राशि कहाँ सुरक्षित रहती है। ये इतिहास में, बी समाज में, सी शिक्षा में, डी साहित्य में। तो संचित ज्ञान राशि, नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो कहाँ रहती है, वो साहित्य में रहती है। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है डी। अगला प्रश्न देखिए, कोई भी व्यक्ति सभी वस्तुओं का अनुभव क्यों नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई, हर चीज को हम अनुभव करके नहीं देख सकते। तो कुछ चीजें जो होती हैं किताबों से भी हम सीख सकते हैं, तो किताबें हमें पढ़ना चाहिए। समझ में आया। तो देखिए विकल्प, ये समय के अभाव के कारण, बी धन के अभाव के कारण, वो भी नहीं। सी सीमित जीवन अनुभव के कारण, डी शिक्षा के
अभाव से। तो इसका सही उत्तर है सी, सीमित जीवन अनुभव के कारण। यानी हमारा एज लिमिट है, यानी हम 60 या 70 साल ही बच सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 110 साल जो है बचते हैं। तो इतने समय में पूरा ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं अनुभव करके? तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास सीमित जीवन है। ओके, तो इसलिए जो है हम नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य व्यक्तियों के अनुभव हमें किस माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो जो लोग, यानी जो मैं अनुभव किया हूँ, अगर वो अनुभव आपको देना चाहूँगा तो वो कहाँ से लोगे? तो वह जो है साहित्य से लोगे। समझ में आया? तो जो लिख कर जो मैं छोड़ के जाऊँगा, समझो इसी को साहित्य समझो। साहित्य क्या होता है दोस्तों? यही साहित्य है। तो मैं जो लिख कर यहाँ पे वीडियोस जो बना रहा हूँ, ये जो है आपको ज्ञान मिल रहा है, जो मैं अनुभव किया था। इस तरह के प्रश्न मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और वह प्रश्न जो है भाई योगेंद्र जीत की किताब से बना रहा हूँ। जब आप भाई योगेंद्र जीत की किताब पढ़ते हो, तब मैंने क्या अनुभव किया था वहाँ पे आप समझ जाओगे कि सर ने यहाँ से प्रश्न जो है इस तरह से सोच कर जो है उठाया था। तो तब आप वहाँ पे समझ जाओगे। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन हैं? भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन हैं? ये सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो है यह कविता है। यह आपको कंटेंट में भी पूछा जाएगा, या चाहो तो आप जो है सेट नेट भी लिखोगे तब भी यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या भाषा शिक्षण में भी कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो हमें किसी भी चीज़ को जो है अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर एक इम्पॉर्टेंट, भाई हम यहाँ पे सेमिस्टर एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, ये जो है हमारे लाइफ से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। इसलिए यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हर जो है टॉपिक है, हर जो प्रश्न है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही है, ये समझो बात। अगर उसको समझोगे तो आप जो है, अब तुम्हारा जो लक्ष्य है वो आप हासिल करोगे। नहीं, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये छोटे छोटे प्रश्न कहाँ से अरे भाई, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, फिर बाद में आके पछताते हो, मैंने ऐसा नहीं लगाया था, वो रॉन्ग कैसे हो गया? भाई तू उस समय लगाया, तू टेंशन में लगाया, मगर तुझे समझ में नहीं आया, फिर यहाँ आके बोल रहा है कि मैं नहीं लगाया नहीं लगाया। तू खुद से सही से पढ़ता नहीं प्रश्नों को। हाँ, भारत ग्रामों से खत्म लगा देने का रहता। अगर यहाँ पे भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि नहीं है, समझो यहाँ पे ऑप्शन, आप क्या करो, भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि खत्म लगा देते हो सुमित्रा नंदन। फिर बाद में आने के बाद अरे यार इतना कैसा मैंने गलती कर दिया, ये कैसा हुआ? छोटी छोटी गलती हो सकती है, फिर ऐसे सोचने लगे। तो गलती आपने कभी नहीं मानते कि हाँ मैंने गलत किया है, सही से नहीं पढ़ा है, जल्दबाजी में लगा दिया है, कभी नहीं सोचते। भाई बंदा जो है ना, अपनी जो है कभी तो गलती होती ना, उसे किस तरह से जो है डाइवर्ट कर दे, इस तरह के विचार मन में आते। तो गलतियों को आप एक्सेप्ट करो, उससे सीखो भाई, जब भी आप जो है आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया? अगला जो प्रश्न देखिए, भारत बसता है गांव में, यह कथन किसका है? यह हमने भाई योगेंद्र जीत की किताब से ही लिया है। वह कहाँ से लिया है आपको पता चलेगा वहाँ पर पढ़ोगे तो। ये महात्मा गांधी, बी प्रेमचंद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है गांव में बसता है। तो इसका सही उत्तर जो है ये अगर ये भाषा शिक्षण में समझो, ये भाषा शिक्षण में नहीं आया समझो प्रश्न, तो कहाँ में आएगा भाई? अरे हिस्ट्री में भी आएगा ना आपको, वहाँ तो भी यूज होगा ना, हिस्ट्री हो या कहीं भी आपको ये प्रश्न, भारत बसता है गांव में, ये जो है वाक्य किसने कहा था इतिहास में? तो महात्मा गांधी जी ने। वहाँ तो भी आपको फर्स्ट पेपर में अगर गुरुकुला लिखोगे वहाँ पे फर्स्ट पेपर होगा, वहाँ पे फर्स्ट पेपर नहीं, यहीं से उठा दिया समझो। तो हमें 10 मार्क्स के लिए है ना करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज, हाँ, तो उसमें भी पूछ लिया समझो, तब भी तो समझ सकते हैं। तो कहीं भी ये आपको यूज ही होने वाला, ऐसा नहीं है कि उससे बाहर है, सिलेबस से बाहर नहीं भाई, बस सिलेबस में क्या है, हमने बस प्रश्न बनाया, ऐसा प्रश्न नहीं बनता, ऐसा कभी सोचना नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
साहित्य समाज के किस पक्ष के विकास में सहायक है? साहित्य जो होता है समाज के किस पक्ष के विकास में सहायक मदद करता है? तो ये आर्थिक पक्ष में, बी राजनीतिक पक्ष में, सी सामाजिक पक्ष में, डी वैज्ञानिक पक्ष में। तो वो जो है सहायक जो होता है, सी सामाजिक जो होता है उसको सहायक होता है। तो समाज को सुधारने का काम करता है। साहित्य क्या करता है? समाज की गलतियां दिखाता है। देखो साहित्य जो है समाज का दर्पण है। जब दर्पण क्या दिखाता है? समाज को खुद की गलतियों को दिखाता है और उसको सुधारता है, वही करता है। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर जो है सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति समाज का एक अंग है। हाँ भाई बराबर है, हम समाज के ही अंग है। यह कथन किस उद्देश्य से संबंधित है? यहाँ पे उद्देश्य क्या है? इस कथन का क्या उद्देश्य है? ज्ञान प्राप्ति, समाज का विकास, सी मनोरंजन, डी सौंदर्य बोध। तो इसका सही उत्तर होगा बी समाज का विकास। व्यक्ति समाज का एक अंग होता है तो इसका क्या है? समाज का विकास होना चाहिए जरूर। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है समाज के प्रति व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या है? भाई समाज के प्रति ये केवल अधिकार मांगना, बी समाज की उन्नति में योगदान देना, सी समाज से दूर रहना, डी केवल शिक्षा प्राप्त करना। तो उसका जो मुख्य कर्तव्य है समाज की उन्नति में योगदान देना, ये इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है पंक्तियां हैं दोस्तों, याद रखिए। ओके, यह पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है? तो ये व्यंग में लिखा गया था। ये जो है व्यंग रचना है, व्यंग में लिखा गया। इसका भाव क्या है? तो एक हास्य, बी करुणा, सी वीर, डी श्रृंगार। तो इसका सही मूल भाव जो है वो करुणा है दोस्तों। ओके, इसे याद रखिए, ये आपको साहित्य में भी जरूर काम में आएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रश्न जो है लिटरेचर में, साहित्य जब कंटेंट पढ़ोगे तब भी काम आएगा आपको। यहाँ पे भाषा शिक्षण के साथ साथ कंटेंट का भी जो है क्वेश्चन आपको मिल गया। अगला प्रश्न, देश प्रेम का मूल्य क्या है? देश प्रेम का मूल्य जो है क्या है? वैल्यू क्या है? ये धन, ये बी यश, सी बलिदान, डी पुकार। तो उसका जो मूल्य है वो बलिदान है दोस्तों, ना धन है, ना यश है, ना पुरस्कार है। जो देश के लिए मर मिटे, देखो वही जो है हम दिलफिगार, दिल फरेब कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, अनमोल रतन, अनमोल रतन। और उसमें जो है दिल फरेब और दिल फिगार होता है। तो जो मोती की अनमोल रतन के बारे में जब बात की जाती है तो जो है दिल फरेब होती है, वो रानी जो होती है वो कहती है कि देश के लिए जो बलिदान दे वही जो है देश का सच्चा सिपाही है, और वही जो है देश का अनमोल रतन है। तब जाके ना उसका जो प्रेम है स्वीकार कर लेती है, दिल फरेब का प्रेम, दिल फिगार। ओके, ये अगर आप नेट सेट पढ़े हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो वहाँ पे लगा हुआ है सिलेबस में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति किस परीक्षा विधा में आती है? ये मौखिक, बी लिखित, सी श्रवण, डी संवाद। तो इसका सही उत्तर जो है बी लिखित जो है रिक्त स्थान की पूर्ति जो है आती है। रिक्त स्थान यानी क्या? डैश के अंदर हमें लिखना होता है। मेज डैश है, यानी मेज पर, समझो यहाँ पे मेज डैश पर, मेज पर डैश है। तो यहाँ पे पुस्तक, क्या करना है आपको? पुस्तक लिखना है। तो इस तरह से तो रिक्त स्थान की पूर्ति इस तरह से हम करते हैं, तो वो लिखित में आता है। समझ में आया? अगला प्रश्न है व्याख्या करना किस क्षमता का विकास करता है? यहाँ पे क्षमता की बात की है। ओके, इसको पकड़ना है। तो ये स्मरण शक्ति क्षमता की, बी तार्किक एवं अभिव्यक्ति क्षमता, सी केवल लेखन का, डी केवल पठन का। व्याख्या जब करते हैं तो वह हमें क्या क्या डेवलप कराती है? व्याख्या करने से तार्किक सोचने को मजबूर करती है, यानी हम सोच समझ कर जो है व्याख्या करते, यानी अभिव्यक्ति की क्षमता जो है हमारे अंदर
आ जाए। तार्किक अभिव्यक्ति की क्षमता जो है व्याख्या करने से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में श्रुतलेख का सबसे बड़ा लाभ क्या है? श्रुतलेख क्या है, इससे पहले पढ़ो बोल के बोला था। तो यह उच्चारण सुधार, बी वर्तनी एवं लेखन शुद्धि, सी शब्दकोश ज्ञान, डी संवाद कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा वर्तनी एवं लेखन शुद्धि जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य मानव के व्यक्तित्व का विकास किस माध्यम से करता है? भाई साहित्य जो है व्यक्तित्व का विकास करता है, मगर किस माध्यम से? ये केवल ज्ञान देकर, बी केवल भावनाएं जगाकर, सी मानव भावनाओं को परिष्कृत करके, डी केवल मनोरंजन द्वारा। तो वह जो करेगा वह मानव भावनाओं को परिष्कृत करके जो है व्यक्तित्व का विकास करता है। समझ में आया? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन के 3 पक्ष हैं, कौन से? तो वह है ये ज्ञान शक्ति धन, बी ज्ञान क्रिया भाव, सी विचार भावना कर्म, डी बुद्धि मन शरीर। तो जीवन के 3 पक्ष है, ये कामायनी की एक पंक्ति देकर वहाँ पे समझाया गया है। तो उसी के आधार पर यहाँ भी प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान क्रिया भाव जो है जीवन के जो 3 पक्ष है। ओके, इसको याद रखो। तो इसका सही तो उत्तर बी हो गया। ओके, इसको याद रखो, बाकी के प्रश्न आपको समझ में आएगा। ज्ञान क्रिया भाव को किस नाम से भी जाना जाता है? ये भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, बी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, डी राजयोग, ध्यान योग, कर्म योग। तो इसका जो अन्य भी नाम है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जो है इनका अन्य नाम है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, जीवन के 3 पक्षों में कौन से भाई 3 पक्ष? आपसे इससे पहले मैंने समझाया था, ये 3 पक्ष में सामंजस्य न होने से क्या उत्पन्न होता है? ये आनंद, सामंजस्य नहीं तो आनंद कहाँ से मिलता है भाई? बी शांति, सी असंतुलन, डी रचनात्मकता। तो इसका सही उत्तर जो है वह असंतुलन उत्पन्न होता है। ओके, तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व में पूर्णता कब आती है? इससे पहले बताया था मैंने 3 पक्षों के बारे में। वही जब अगर 3 पक्ष संतुलन बनाए लेंगे तब जो है व्यक्ति में पूर्णता आती है। ये कामायनी का एक पंक्ति लेकर आपको उदाहरण समझाया गया। समझ में आ रहा? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, केवल भाव से, तीनों पक्षों में संतुलन आने से। तो इसका सही उत्तर हो गया सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ज्ञान का संबंध बुद्धि पक्ष है, यह कथन सही है? क्यों सही है भाई? ज्ञान का संबंध बुद्धि पक्ष से है, यह कथन सही है क्योंकि ज्ञान भावनाओं से जुड़ा है, ज्ञान विचार और तर्क पर आधारित है, ज्ञान केवल अनुभव से आता है, डी ज्ञान कर्म पर निर्भर है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ज्ञान विचार और तर्क पर आधारित है भाई, ज्ञान अनुभव से नहीं। ओके, तो इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भाव का संबंध किससे माना गया है? ये मस्तिष्क से, बी शरीर से, डी हृदय से, सी हृदय से, डी स्मृति से। तो इसका सही उत्तर जो है सी हृदय पक्ष का भाव जो है हृदय पक्ष का है। समझ में आया? तो इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ज्ञान क्रिया और भाव का सामंजस्य किसमें दिखाई देता है? तो ज्ञान क्रिया भाव का जो सामंजस्य है, समानता किसमें दिखाई देती है? ये भौतिकता में, बी आनंद की स्थिति में, सी संघर्ष में, डी दुख में। तो इसका सही उत्तर जो है जब आनंदित हो तो ये तीनों जो है सामंजस्य है, इसलिए आप जो है आनंद हो। समझ में आ रहा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आनंद की स्थिति को कवि ने कैसे व्यक्त किया? कवि यानी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ये दुख के रूप में, बी संघर्ष के रूप में, सी चेतना के विलय के रूप में, डी कर्म की अधिकता के रूप में। तो इसका सही उत्तर सी चेतना के विलय के रूप में जो है आनंद की स्थिति को कवि जो है व्यक्त किया है। ओके, अगला प्रश्न, नारी इक्वल टू हृदय पक्ष और पुरुष इक्वल टू बुद्धि पक्ष, यह संकेत किस ओर करता है? ये जो संकेत हमें मिल रहा है वो किस ओर? सामाजिक भेदभाव? नहीं। मानसिक संघर्ष? वो भी नहीं। संतुलन की आवश्यकता?
डी शक्ति की प्रधानता, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है संतुलन की आवश्यकता जो है हमें उस और जो है हमें संकेत कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न, नारी और पुरुष के सामंजस्य से क्या उत्पन्न होता है? यह सामाजिक संघर्ष, सामाजिक जीवन में परिपूर्णता, सी बौद्धिक तनाव, डी भावनात्मक संतुलन। तो इसका सही उत्तर जो है बी सामाजिक जीवन में परिपूर्णता कब आती है जीवन में? तो एक स्त्री और पुरुष जब सामंजस्य होते हैं तब जाके जो है जीवन में परिपूर्णता आती है। अगला प्रश्न देखिए, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप किसका प्रतीक है? जो भगवान शिव है, ये शब्द जो है किताब में दिया गया है, उसी को आधार बना के हमने यहाँ पे प्रश्न बनाया है। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप किसका प्रतीक है? ये शक्ति की प्रधानता का, बी तपस्या का, सी बुद्धि और हृदय का सामंजस्य, डी त्याग। तो इसका सही उत्तर सी बुद्धि और हृदय का जो है यहाँ पे सामंजस्य है, वही अर्धनारीश्वर है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का उद्देश्य व्यक्तित्व के किस पक्ष को विकसित करता है? केवल बौद्धिक, केवल भावनात्मक, केवल क्रियात्मक, डी समग्र व्यक्तित्व। तो उसमें बौद्धिकता होगी, भावनात्मकता होगी और क्रियात्मकता भी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा डी समग्र व्यक्तित्व। ओरल डेवलपमेंट कहते हैं, ओरल डेवलपमेंट, समझ में आया? हाँ, साहित्य द्वारा व्यक्तित्व किसका अंतिम लक्ष्य, साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो उसका अंतिम लक्ष्य देखिए, ए सफलता, बी प्रतिष्ठा, सी आनंद, डी ज्ञान संग्रह। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी आनंद जो है अंतिम लक्ष्य है। साहित्य द्वारा व्यक्तित्व का विकास का अंतिम आनंद जो है वह अंतिम लक्ष्य जो है वह आनंद है। समझ में आया? देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, पंक्ति का भावार्थ क्या है? ऐसे प्रश्न आए तो कंफ्यूजन हो जाते हो, इसलिए तो ये ज्ञान और कर्म विरोधी, बी ज्ञान और कर्म अलग अलग है, सी ज्ञान कर्म में समन्वय आवश्यक है, डी ज्ञान ही सर्वोपरि है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ज्ञान और कर्म में समन्वय आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में साहित्य का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो साहित्य के बारे में जो है भाई योगेंद्र जी ने भी लिखा है। तो भाषा शिक्षण में साहित्य का क्या आवश्यक उपयोग क्यों आवश्यक है? भाषा शिक्षण में साहित्य का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो केवल परीक्षा के लिए, बी मनोरंजन के लिए, सी व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए, तो डी कठिन भाषा सीखने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है सी व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए जो है भाषा शिक्षण में साहित्य का उपयोग आवश्यक है। समझ में आया? तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न और आज का जो है हमारा अंतिम प्रश्न है। जितने ही प्रश्न बन रहे हैं उतने हम प्रश्न बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे और एक प्रश्न बनाएंगे तो राउंड फिगर 180 हो जाता है। फिर भी हमने जो है जितना समय मिल रहा है उसके अनुसार जो जितने प्रश्न बन रहे हैं उसके द्वारा आपको जो है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है, वो उस चीज़ को आपको समझना है। समझ में आया? भाषा शिक्षण में भाव पक्ष की उपेक्षा करने से क्या होगा? जो भाव पक्ष है अगर उसको छोड़ दिया गया तो उससे क्या होगा? तो ये आनंद की प्राप्ति नहीं, बी संतुलित व्यक्तित्व वो भी नहीं, अधूरा व्यक्तित्व विकास हाँ यही होगा ना, जब भाव पक्ष दोगे तो यही होगा, छोड़ दोगे तो। डी भाषा दक्षता बढ़ेगी, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है सी। ओके, उसको छोड़ दिए तो, नहीं छोड़े तो आनंद प्राप्ति होगी भाई, संतुलित व्यक्तित्व भी होगा। ओके, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी जो है इसका सही उत्तर है। सभी को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर भाई आपको वीडियोस अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अगर आप लाइक करोगे तो ना हम थोड़ा कि हाँ रे भाई चलो कुछ लोगों को जो है मदद मिल रही है, हाँ सही है वीडियो जो है, रॉन्ग जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, सभी को पसंद आ रहा है ऐसा लगेगा ना, तो इसलिए लाइक करना नहीं भूलिएगा।
धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते जाइएगा और अपना जो लक्ष्य है हासिल करते रहिएगा। ओके, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अगला वीडियो होगा थ्योरी से संबंधित और एमसीक्यू से संबंधित। 2 एमसीक्यू से संबंधित हो गए, फिर अगला जो वीडियो होगा थ्योरी से संबंधित होगा।